हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे अच्छे तरीके से। चलो अच्छी बात। तो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो था हमारा, इसके पहले का लेक्चर का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेल के बारे में। व्हाट इज़ सेल, ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पढ़ा था और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वो पूरा कंप्लीट वीडियो उसी लेक्चर पे बेस्ड था। ओके, आज हमें स्टार्ट करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे आपने कॉम्बिनेशन पढ़े हैं रेजिस्टर्स के, जैसे आपने कॉम्बिनेशन पढ़े हैं कैपेसिटर्स के, बिल्कुल सेम टू सेम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि सीरीज़ और पैरेलल तो होता ही है, एक कॉम्बिनेशन आपको इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने को पड़ेगा। वो कौन सा होगा? मिक्स्ड ग्रुपिंग, जिसमें कुछ सेल्स जो है वो सीरीज़ में भी लगे होंगे और कुछ सेल्स जो है वो पैरेलल में भी लगे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का आज जो हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये है आज का हमारा टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसमें देखो, मैंने आपको इतना तो बता ही दिया था कि सेल क्या होता है लास्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है सेल क्या होता है तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वही है। पहला हमें पढ़ना है यहाँ पे कौन सा है बच्चों? सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, सेकंड जो रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो थर्ड वाला है हमारा वो कौन सा रहेगा? मिक्स्ड। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो मिक्स्ड ग्रुपिंग कह दो आप, कोई दिक्कत नहीं, अपनी घर की बात है। ठीक है, आप इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग कह सकते हो। पहला क्या है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर है मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चलो देखते हैं। तो ये नाम तो नोट आप कर ही लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा बच्चों? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगा क्या? देखो, जैसे हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास दो सेल हैं जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी बगल में बने हुए हैं इस तरह से। ठीक है, इसका ईएमएफ हम E1 ले लेते हैं, इसका ईएमएफ हम E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका R2। ये तो आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से शो करते हैं, इतना तो आपको जानकारी है ही अच्छे से। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम किस तरह से करते हैं? देखो, अच्छा आपको इतना तो नॉलेज है कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या आता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टर्स लगे। तो अगर हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2, और अगर बहुत सारे लगे होते तो अप टू एंड सो ऑन हो जाता कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें ईएमएफ चाहिए है इक्विवेलेंट तो हम क्या लिखें? देखो, मैंने जब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो हर एक रेजिस्टर में सेम फ्लो होती है। होता है कि नहीं ऐसा? ठीक है, होता है। ओके, यहाँ पे भी ये दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो फिर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो भी कैसा सेम करंट फ्लो हो रहा होगा? दोनों ही में हो रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पे जो ईएमएफ है वो अलग अलग है, तो अगर हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? E1 प्लस E2, सिंपल है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर हमें यहाँ लिखना है तो हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? E1 प्लस E2 प्लस अप टू एंड सो। कोई दिक्कत है इतनी बात में? इतनी बात में अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बार चेक कर लो, बता दो अगर कोई भी समस्या आ रही है आपको इतनी बात में। ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों ने इतना नोट किया है? अच्छे तरीके से नोट हो गया आपका? ओके, चलो, अगर आप लोगों ने इतना नोट किया है तो अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक बात बता दूँ, सुनो गौर से, कि वैसे तो हम यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं केस, वो कौन सा केस है कि हमारे पास दो ईएमएफ हैं, दो सेल हैं, मतलब उनके पास दो रेजिस्टर्स हैं, इंटरनल रेजिस्टर्स हैं, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा और E1 प्लस E2 हो जाएगा। सिंपल है, हो जाएगा कि नहीं? अगर इसका हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता तो कैसा बनता? ऐसा बनता? नहीं बनता। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट दोनों ये रहे। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत है? सिंपल है। ओके, लेकिन अब बात आती है कि सर ये होता कैसे है? वेरी गुड क्वेश्चन।
सर ये होता कैसे है? अब ये होता कैसे है बच्चों, वो देखो आप अच्छे से समझो। चल इसको हटाते हैं पहले, अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। देखें, अगर हम यहाँ पे पाथ को सेलेक्ट करें, मैंने आपको बताया था किरचॉफ लॉ में पाथ को सेलेक्ट करना, ये मैंने क्या लिया है बच्चों, पाथ। ठीक है, ओके। तो इस पाथ में आप जब देखेंगे, यहाँ पे है हायर पोटेंशियल, यहाँ पे है लोअर पोटेंशियल है, और अगर इसमें हम मान के चलते हैं कि करंट जो है वो यहाँ पे इस तरह से फ्लो हो रही है, ऑब्वियस सी बात है पूरे सर्किट में सेम करंट ही फ्लो होगी, पूरे सर्किट में सेम करंट ही फ्लो होगी इस तरह से। ठीक है, अब ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, जो कहीं से करंट आ रही होगी वो करंट इसमें जा रही है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें कठिन बात तो है ही नहीं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं EMF E1 को, बताओ प्लस का आएगा कि माइनस का, या फिर एक काम कर दो, यहाँ पे A मान लेते हैं पॉइंट को, यहाँ पे B मान लेते हैं, इन्हीं के बीच में तो टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, VA। अब इसके बाद बताओ, यहाँ पे हम प्लस से जा रहे हैं माइनस की तरफ, देखो पाथ देखो ना अपना पाथ जब आप देखोगे तो इस सेल में जो वोल्टेज है उसका ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि आप जा रहे हो A से B की तरफ, आप जा रहे हो A से B की तरफ, तो A से B जाने में प्लस के बाद माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का E1, क्योंकि यहाँ पे EMF वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी करंट और पाथ की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं, बताया था मैंने, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का IR1, ये हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। अब बात आती है यहाँ पे भी बच्चों देखें, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का E2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का IR2, और इज इक्वल टू में हो जाएगा VV। ठीक है, वोल्टेज एट पॉइंट B। चलो इसको इधर लेके आए, शिफ्टिंग करते हैं कुछ, तो VA माइनस VV इज इक्वल टू, ये E1 होता जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये E2 होता जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा IR1, ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा IR2, ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V, यानी समझ गए ना आप, चेंज इन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम माइनस के I को कॉमन करते हैं तो बचेगा बच्चों R1 प्लस R2। अब आप इस इक्वेशन को, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, उससे आप ज़रा कंपेयर करो। यहाँ पे E को हम इक्विवेलेंट मान ले रहे हैं और R को R इक्विवेलेंट मान रहे हैं, तो आप इस इक्वेशन को, इनको आपस में, इस इक्वेशन को और इसको आप कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट देखो कितना आएगा, तो यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट है वो हमारा कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, और यहाँ पे आप R इक्विवेलेंट अगर देखते हैं तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। तो ये देखो दोनों सिचुएशंस आ चुकी, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन बच्चों जो EMF की है, जो हम लोगों ने ऐड किया है, ये सिर्फ तब होगा, मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, E1 प्लस E2 सिर्फ तब होगा जब माइनस के बाद प्लस कनेक्ट हो। मैंने क्या बोला, जब माइनस के बाद प्लस कनेक्ट हो, फिर माइनस के बाद प्लस कनेक्ट हो, फिर माइनस के बाद प्लस कनेक्ट हो, ठीक है। यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चले, तो आप सीधा सीधा EMF को ऐड करते चले जाओगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। इन केस अगर ऐसा कुछ आ गया, जैसे सुनना, ये दो सेल, एक ये सेल, और फिर से चलो इतना ही ठीक है, चलो ये है मान लो सिचुएशन, इसका EMF है E1, इसका EMF है E2 और इसका EMF है E3। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे E इक्विवेलेंट फाइंड करो, चलो करके बताओ फाइंड। E इक्विवेलेंट आप फाइंड करके बताइए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आप E इक्विवेलेंट को फाइंड करें। बताओ भाई, क्या आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है? कितना आएगा नेट EMF यहाँ पे इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे आएगा E1, अब आगे ये माइनस के बाद प्लस कनेक्ट है तो प्लस का E2, लेकिन अब यहाँ माइनस के बाद बच्चों माइनस ही कनेक्ट हो गया, पोलैरिटी यहाँ पे कैसी है, माइनस से माइनस कनेक्टेड है। मैंने बोला था कि जब अल्टरनेट साइन चलेगा तो हमें प्लस का लेना है, लेकिन यहाँ पे तो अल्टरनेट नहीं है, माइनस के बाद माइनस ही आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस का E3, लो इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सबूत क्या है इस बात का कि ये सही है? चलो देखते हैं, इस बात के भी सबूत देखते हैं कि ये सही है या गलत है, देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, कि अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगे होते, मान के चलो कि अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगे होते, R1, R2, R3, तो आप क्या सोच रहे हो, R इक्विवेलेंट क्या होता, R1 प्लस R2 माइनस R3 होता क्या? नहीं होता यार,
आर इक्विवेलेंट जो होता वो तो हमेशा R1 प्लस R2 प्लस R3 ही रहेगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रजिस्टर अगर लगे हैं तो वो सब हमेशा ऐड करते चले जाएंगे आप इक्विवेलेंट निकालने के, उसमें माइनस माइनस का कोई यूज़ नहीं करते हम। समझ गए हो ना बात को? यहाँ पे माइनस जो यूज़ होगा वो सिर्फ कहाँ यूज़ होगा? EMF में। ठीक है, अब इस चीज़ को चलो हम देख लेते हैं कि ये चीज़ जो है आप जो सर बता रहे हो इसके आपके पास सबूत क्या है कि यही होगा। चलो देख लेते हैं भाई, सबूत देख लेते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको पहले। भाई सबूत मांगते हैं आप लोग, तो भरोसा कैसे करें सर आप पे? ना करो भाई, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखते हैं, चलो इस सेल को मैंने रिवर्स कर दिया। ये सेल देखो आप रिवर्स हो गई, साफ नहीं आ रहा, अभी आएगा साफ। ठीक है, ये देखिए ये सेल को मैंने इस सेल को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, करा कि नहीं करा? देखो यार अच्छे से, माइनस के बाद माइनस ही लगा है, रिवर्स हो गई। फिर से हमारा काम क्या है? वही काम है हमारा, पाथ को सेलेक्ट करना। क्या काम है? पाथ को सेलेक्ट करना। चलो करके बताओ। पाथ को सेलेक्ट किया है, वही ए और बी पॉइंट है, सही बन रहा है ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? VA। अब हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ ही, तो प्लस से माइनस जाओगे तो माइनस का E1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस रहेगा IR1। अब बच्चों यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आप यहाँ पे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। देखो, अरे माइनस से प्लस जा रहे हो ना, माइनस से प्लस, तो लोअर से हायर जा रहे हो। तो जब लोअर से हायर की तरफ हम मूव करते हैं तो जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? गेन होता है। जब पोटेंशियल गेन होता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो प्लस का E2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? IR2 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? VB। सिंपल है, तो लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए, ये तो माइनस हो जाएगा। ये देखो I को कॉमन कर सकते हैं तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। लो भाई, कोई दिक्कत है? अब आप इसको कंपेयर करो V इज इक्वल टू E माइनस IR से। तो यहाँ पे जब आप E इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप? E1 माइनस E2 लिखोगे ना? ठीक है, और जो R इक्विवेलेंट आप यहाँ पे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप? R1 प्लस R2 ही लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? देखो R1 प्लस R2 ही तो लिखेंगे आप R इक्विवेलेंट को। देखिए EMF में माइनस आ गया। माइनस किसकी वजह से आया? क्योंकि पोलैरिटी मैंने अपोजिट कर दी थी, सॉरी पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी थी। आपको सीधा सा फंडा क्या याद रखना है कि जब भी अल्टरनेट साइन की बात हो, अल्टरनेट साइन चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन चलेगा तो आप सारे EMF को पॉजिटिव लेते चले जाओ, बात खत्म हो गई। ठीक है, इन केस कोई भी सेल अगर रिवर्स लगी है, माइनस से माइनस कनेक्ट है, प्लस से प्लस कनेक्ट है, तो आप उसको माइनस का ले लो। ठीक है, बात समझ गए? कोई डाउट है इतनी बात में? देख लो इसको अच्छे तरीके से। और इन केस अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप बेझिझक कमेंट करें, पूछें, जो भी आपको समस्या है बच्चों पूछिए, जल्दी निकालो फास्ट, बताओ क्या दिक्कत आ रही। ठीक है भाई, नोट हो गया ना सबका इतना? चलो अब बच्चों देख लेते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन। सिंपल है क्वेश्चन तो सारे ही सिंपल होते, पता नहीं आप लोगों से बनते क्यों नहीं। ठीक है सर, आपसे बनते हैं पता नहीं भाई बनते कि नहीं बनते। चलो देखते हैं क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन हमारा क्या है, सुना। जैसे हम लोगों ने मान लिया कि ये एक सेल कनेक्टेड है और ये एक सेल कनेक्टेड है, या ऐसे नहीं, मज़ा नहीं आएगा। एक ये सेल कनेक्टेड है और एक इस तरह से ये सेल कनेक्टेड है। चलो ये हो गया सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास 3 सेल कनेक्टेड हैं, आपस में 3 सेल हमारे पास कनेक्टेड हैं। इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको ले लेते हैं 2 ओम, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 1 ओम, ऐसा। ठीक है, ये जो सेल है वो है मान के चलें आप 6 वोल्ट की, ये जो सेल है उसको आप मान के चल लो 4 वोल्ट की, और ये जो सेल है वो है 3 वोल्ट की। ये है मैटर। ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है? फाइंड इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस
फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी बच्चों में इक्विवेलेंट ही निकालना है। ये इक्विवेलेंट कॉमन है इसके लिए भी और इसके लिए भी है, ठीक है। चल पर करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों ईएमएफ की, बताओ +6 का, माइनस के बाद प्लस ही तो कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, +4। लेकिन यहाँ माइनस के बाद माइनस कनेक्ट हो गया तो इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट कर देंगे। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि माइनस से माइनस कनेक्ट हो जाता है इसलिए माइनस आता है? पोलैरिटी सेम आ गई तो माइनस आएगा, भले ही प्लस से प्लस कनेक्ट हो तब भी माइनस का आएगा ईएमएफ, माइनस से माइनस कनेक्ट हो तब भी माइनस का आएगा ईएमएफ, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 6 4 10 -3 7। तो ये आ चुका है हमारा आंसर 7 वोल्ट। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। इसी तरह से हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, आप देखो, देखना ही नहीं है इनको, तो आप तो सीधा रजिस्टर देखो कितने कितने हैं, जोड़ते चले जाओ बस। 2 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 3 4 हो, लो आंसर आ गया। भाई कहाँ दिक्कत आ रही है यार? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो नोट करो इसको फटाक से, बताओ कोई दिक्कत है तो। नोट हो गया? जल्दी नोट करें, जल्दी से, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आप लोग नोट करें। चलिए भाई, सॉल्व हो गया ना, नोट हो गया सबका? जल्दी करो नोट फटाक से। नोट अगर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करें जल्दी से। चलो हो गया, बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन बच्चों इस पे और देखते हैं, ठीक है। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बोर्ड एग्ज़ाम में, हालांकि देखो पूछा तो नहीं गया, लेकिन स्टूडेंट्स अपने टीचर से पूछते ज़रूर हैं। अगर पढ़ने वाला थोड़ा बहुत बच्चा है तो वो क्वेश्चन जो है वो बच्चे पूछते ही हैं अपने टीचर से, ठीक है। तो चलो आप लोग भी पूछोगे अपने टीचर से, ऑब्वियस सी बात है। तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है हमारे पास n cells each of EMF E। क्वेश्चन है n cells each of EMF E are connected in series, are connected in series, ठीक है, are connected in series। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है, EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, आगे क्या है, एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन, एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R is connected to the combination, to the combination। is connected to the combination, ठीक है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, if polarity of M cells are reversed, if polarity of M cells are reversed, then find current in external resistor, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि मैंने क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन एम सेल्स आर रिवर्स, फाइंड करंट इन एक्सटर्नल रजिस्टर। ओके ओके ओके, चलो भाई आप लोग स्टार्ट कर दो और अपना इसको आप ट्राई करें। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी ट्राई करें, ठीक है। और क्वेश्चन को बहुत गौर से सुनना, थोड़ा समझना अच्छे से क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह क्या रहा है सुनो, समझाता हूँ थोड़ा। हमारे पास बच्चों n सेल्स हैं, कितनी हैं n, चलो हिंट देता हूँ। जैसे मान के चलो हमारे पास 10 सेल हैं, कितनी सेल है हमारे पास 10, सुनना बात को, हमारे पास 10 सेल हैं।
सबकी सब कनेक्टेड है सीरीज में। चलो इन 10 का आप ईएमएफ बताओ कितना होगा। अगर एक का ईएमएफ ई है, ठीक है, एक का ईएमएफ अगर ई है तो 10 का कितना होगा? नहीं होगा। ई प्लस ई 10 टाइम्स यार बच्चों, तो 10 ही हो जाएगा। ये 10 सेल हमारे पास हैं। इसी 10 सेल का अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10R। अरे आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर 10 टाइम्स तो 10R हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है। ओके, अब इस 10 सेल में से अगर हम ये मान के चलें कि हमने 3 सेल को रिवर्स कर दिया, सुना बात को, 10 सेल में से हमने 3 सेल को रिवर्स कर दिया। देखो जैसे हमारे पास 10 सेल थी इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बच्चों हमारे पास 10 सेल थी, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस उनके अंडरस्टूड है, वो बने हैं, मान के चलो। ये इस तरह से हमारे पास 10 सेल थी, तो हमने इसका ईएमएफ निकाला, 10 ही आ चुका है हमारे पास। ये आ गया हमारे पास ई इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके, अब अगर हम आपसे कहें कि मैंने 3 सेल को रिवर्स कर दिया, तो कोई भी 3 सेल को आप उठा के रिवर्स कर दो, चलो ठीक है, कोई भी 3 सेल को आप उठा के रिवर्स कर दें इस तरह से, ठीक है, कोई भी रिवर्स कर दिया आपने, ये लो, चलो मान के चलो ये 3 सेल आपने रिवर्स कर, उल्टे कॉम्बिनेशन इनका लफड़ा कर दिया आपने। तो ये 3 सेल जब आपने इनको रिवर्स किया है, तो अब हमारे पास कितनी सेल बची हैं? 3 सेल को जब आपने रिवर्स किया है तो कितनी सेल हमारे पास अब बची हैं जो डायरेक्ट प्लस का माइनस से कनेक्शन था, जिनका डायरेक्ट प्लस से माइनस कनेक्शन था, वो ऐसी हमारे पास कितनी सेल बची हैं? देखो, एक ये प्लस का माइनस से प्लस है, एक ये प्लस से माइनस से प्लस है, एक ये माइनस से प्लस है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस है। तो इस तरह की अब हमारे पास सिर्फ 7 सेल्स बची हैं। कितनी बची हैं? 7, जिसमें से अब ये 3 सेल एक्स्ट्रा जो हैं उनकी पोलैरिटी है ऑपोजिट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे माइनस से माइनस लगाए, यहाँ प्लस से प्लस लगाए, या माइनस से माइनस लगाए, तो इनकी पोलैरिटी ऑपोजिट हो गई, सब एक दूसरे से। बात को समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम नेट ईएमएफ निकालेंगे तो यहाँ पे नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? देखो ये 7 सेल का ईएमएफ और माइनस उन 3 सेल का ईएमएफ। बात को समझ गए? कहने का मतलब था कि जब हमारे पास n सेल्स लगे थे, मैंने क्या बोला, जब हमारे पास n सेल्स लगे थे, ठीक है, सीरीज़ में, तो उसका अगर आप ईएमएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? n ही हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास n सेल्स लगे थे तो उनका नेट ईएमएफ हम लोगों ने कितना फाइंड किया है? n ही। क्लियर है? ओके। अब m सेल्स को रिवर्स किया, सुनना बात को, m सेल्स को रिवर्स कर दिया, तो अब हमारे पास सेल बची कितनी है? n माइनस m, ठीक है। सुनो, चलो करते हैं इसको सॉल्व, मिटाते हैं पहले। चलो देख, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी थी? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने थे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स n थे, सब मिला करके हमारे पास n सेल्स थे, ठीक है। इसका अगर हम बच्चों ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालते तो यार कितना आता? n ही। मान के चलो कि ये लाइन अभी नहीं लिखी है मैंने, ये लाइन मैंने अभी नहीं लिखी है, ठीक है, इसको आप अभी मान के ना चलें। तो हमारे पास टोटल ईएमएफ n ही आता यार, बिल्कुल आता सर। अब m को रिवर्स कर दिया तो बची कितने? अब हमारे पास नेट ईएमएफ कितना आएगा? अब हमारे पास नेट ईएमएफ कितना आएगा? n ई माइनस m ई। क्यों आया m ई? बात समझो, 10 सेल थे जिसमें से 3 को रिवर्स किया तो सेल कितनी बची थी यार? 7। तो उनका नेट ईएमएफ कितना था? 7 ही। 10 माइनस 3 n माइनस m। क्लियर हो गई? तो अब हमारे पास नेट ईएमएफ इतना आ चुका है, ठीक। अब आगे की बात क्या है? अब आगे की बात सुने आप। हमें फाइंड करना था करंट को, हमें फाइंड क्या करना था? करंट को। करंट में हम करेंगे क्या? नेट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ गए? अच्छा, तो नेट ईएमएफ क्या फाइनल यही है? नहीं, फाइनल नहीं। तो फिर फाइनल क्या है सर? अभी तो आप कहते हैं नेट ईएमएफ यही है। देखो सुनो, यहाँ पे जो एन ई माइनस एम ई है, ये तो सिर्फ उन सेल्स का ईएमएफ आया है जो अब डायरेक्ट सीधे सीधे कनेक्टेड थे। बात को सुनो, ये उन सेल्स का ईएमएफ आया जो डायरेक्ट सीधे सीधे कनेक्टेड थे, लेकिन जितनी सेल को आपने रिवर्स किया है उसको भी तो माइनस करेंगे।
तो फाइनली नेट ईएमएफ जो आएगा वो और कितना आ जाएगा, माइनस एम इंटू ई, क्योंकि एम सेल्स को आपने रिवर्स किया था। बात को गौर से समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ई को अगर हम कॉमन कर दें तो क्या बचेगा, एन माइनस 2 एम, ये आएगा अब हमारे पास नेट ईएमएफ, ठीक है। अब बात आती है नेट रेजिस्टेंस की, चलो देखते हैं। तो नेट ईएमएफ हमारे पास कितना आ चुका है, ई एन माइनस 2 एम, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस सारे के सारे ऑब्वियसली बात है यार, सब सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाएगा, एन आर। एन क्यों सर, अब एम क्यों नहीं यार, फिर वही बात, जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो पोलैरिटी अपोजिट हो चाहे सेम हो, रेजिस्टर को तो हम सीधा सीधा ऐड करते चले जाएंगे ना। एन सेल्स अगर हमारे पास हैं तो एन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, एन आर, खत्म बात। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होता है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ऐड करा और अपना ये फाइनल आंसर आ चुका है। बताओ कोई दिक्कत है इतनी बात में, कोई दिक्कत हो बताओ, नोट कर लो जल्दी से फटाक से, ठीक है, जल्दी नोट करें और बताएं, ठीक है भाई। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बताएं। चौक 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 पता नहीं, चौक पता नहीं, चौक खो गई, चौक हो गई सर की, चौक हो गई, चलो कोई नहीं, हो जाना दो, आ जाएगी अभी और, ठीक है। आप पहले इतना नोट करें और इसमें बताएं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बताएं, ठीक है। मैं हूँ अभी आप लोगों के साथ, ठीक है। टाइगर अभी ज़िंदा है ठीक है, एक था टाइगर नहीं है ये, टाइगर अभी ज़िंदा है। खैर ये तो थी सब मजाक की बात है, चलो हो गया इतना, चलो मिटाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पहले इसको हटा दिया जाए अच्छे तरीके से। ओके भाई, मज़ा आ रहा है लेक्चर में, कमेंट किया करो यार, थोड़ा लाइक आई किया करो, शेयर करो। अकेले अकेले होशियार होते जा रहे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जा रहे हो, ठीक है। दोस्तों को भी थोड़ा ज्ञान लेने दो अपने, वो भी पढ़ें, ठीक है। वैसे तो दोस्ती पक्की होती है, इन मामलों में दोस्ती पक्की नहीं करते तुम लोग। चलो भाई, अब बच्चों बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सिंपल है, क्या होगा पैरेलल में, देखो कैसा होगा। एक सेल, ओ सॉरी, दूसरी सेल, ये लो, ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा। कोई दिक्कत है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन चुका है। इसका ईएमएफ कितना होगा, E1, इसका ईएमएफ कितना होगा, E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। चौक आ चुकी है, थैंक यू सर, ठीक है। एक मिनट रुकना, ठीक है। चलो, तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या है, इस सेल का ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इस सेल का ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब बच्चों अगर यहाँ से मान के चले कि करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितने आदमी थे, 2 सेल थे। कितने सेल थे, 2 सेल थे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। बहुत नाइंसाफ़ी है, चलो खैर कौन दो नाइंसाफ़ी, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने ए और बी 2 पॉइंट मान लिए। अब हमें एक्चुअल में क्या है, किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ लॉ, वही पाथ लेते हैं ना, पाथ याद करो, पाथ लेते हैं, किरचॉफ लॉ हमें वही अप्लाई करना है, ठीक है। देखते हैं, खैर पहले इनकी कुछ नेमिंग कर देते हैं। ए बी, चलो सी डी, चलो ई, चलो एफ, ऐसे नाम मान लिए, कोई दिक्कत, ओके। जब आप यहाँ पे ई इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ई इक्विवेलेंट आपका आता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सिंपल सा है, ये आता है। लेकिन ये अदालत सबूत मांगती, सर ये कैसे आया है ना, ये कैसे आया है तो इम्पॉर्टेंट। देखो एग्जाम में तो तुम्हें डेरिवेशन करना नहीं, सीधा आए, रखो वैल्यू, सॉल्व करो, ख़त्म बात हो गई। आया कैसे,
अच्छी बात है, अगर तुम्हें जानना है बताते हैं। ठीक है, पाथ जो हम लोग अब इस बार ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, बी। ये है अब की बार हमारा पाथ ACDB, समझ गए? ओके, पाथ हमारा C से D की तरफ जा रहा है, हम हायर पोटेंशियल से जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल की तरफ। हायर पोटेंशियल से जब आप लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो क्या सिचुएशन होती है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसका पोटेंशियल लिख के बताओ जरा, इक्वेशन बनाओ, इसको सॉल्व करो। पोटेंशियल आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे पूरा अभी बताया था, किरचॉफ लॉ भी याद होगा। चलो लिखो, बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी कितना आएगा, लिख के बताओ। चलो, आप लोगों ने अप्लाई किया है इक्वेशन को, कर पाए आप लोग अप्लाई? चलो देखते हैं, बताओ भाई क्या होगा। ए से स्टार्ट कर रहे हैं, VA, सबसे पहला VA। यहाँ पे आप जा रहे हो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का E1। अच्छा, इस ब्रांच पे करंट जा रही है I1, आप देखो करंट जा रही है इधर, पाथ भी हमारा वही है जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है, तो माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ जरा, I1 R1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लास्ट में क्या मिलेगा, VB, ये मिलेगा। कोई दिक्कत है? देख लो इतनी इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो बताएं। वैसे मेरे ख्याल से तो इस इक्वेशन में आप लोगों को कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए, है कि नहीं? आपको इसमें कोई समस्या, ठीक है, बताओ कोई समस्या तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? लेकिन यार मुझे दिक्कत आ रही, पता क्या, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं डिस्चार्जिंग का केस, और ये यार मैंने गलती से चार्जिंग कर दी, क्योंकि देखो इसमें करंट जो है वो सेल के अंदर जा रही है, तो ये हो गया चार्जिंग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, करंट को उल्टा कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग, जो कि हमारा केस है, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो करंट हम यहाँ से अगर फ्लो होता मान लें I, तो इसमें कितना जाएगा I1, और इसमें कितना चला जाएगा I2 चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे ख्याल से प्लस। हाँ अभी ठीक है, क्योंकि आप जब A से B की तरफ मूव करेंगे ऊपर वाली ब्रांच से होते हुए, तो क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ जा रहे हैं आप हायर से लोअर, यहाँ पे करंट जो है, करंट की डायरेक्शन D से C है और पाथ अपना C से D है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 हो जाएगा। और VA माइनस VB को हम क्या लिख देंगे, V मान लेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा बच्चों, E1 माइनस I1 R1। तो यहाँ पे हम I1 की अगर वैल्यू को फाइंड करें तो कितना हो जाएगा बताओ, अगर हम I1 की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। ये देखो हो जाएगा कि नहीं, बताओ हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नीचे वाली ब्रांच से, इस वाली ब्रांच को देखते हैं। तो ये कौन सा है, AEFB। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, वही है, पाथ अपना जा रहा है इधर, करंट जा रही है इधर, यहाँ पे पाथ जो है वो हायर से लोअर है, तो ये भी माइनस का रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस E2, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस I2 R2 होगा बच्चों, और क्या होगा, इज इक्वल टू VB, ये हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे V इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस I2 R2, और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, लगभग फॉर्मेट सेम ही रहेगा दोनों का। ये देखो दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम आया। हम सिमिलरली भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों लिखें, आलस तो है नहीं बिल्कुल, तो पूरा लिखेंगे। ठीक है सर, तो I1 हो गया, R2 हो गया, इतना हो गया। अब एक इक्वेशन बच्चों हमारे पास और है, ये कैप्चर हो रहा है बोर्ड, इतना पोर्शन कैप्चर हो रहा है क्या? चलो, तो अब हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन और है, कहाँ से आई, I1 प्लस I2, किरचॉफ जंक्शन लॉ। यहाँ पे जंक्शन है, मैंने बताया था जब 3 या 3 से ज़्यादा वायर एक दूसरे से मीट करते तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं, याद है आपको, पढ़ा था ना अपन ने। तो
ये पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। यहाँ पे जब ये करंट I फ्लो हो रहा है तो ये I के ही तो दो पार्ट हुए, एक I1 गया एक I2 गया, तो इन दोनों को आप ऐड करो तो यही मिलेगा। तो वही तो किया है, I = I1 + I2। चलो I1 I2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, क्या आएगा? I = I1 कितना है? ये है E1 - V/R1 प्लस I2 कितना है? E2 - V/R2। ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसको आप आगे प्रोसीड करें और इसको आप आगे सॉल्व करें और बताएं कि हमें क्या चीज़ मिली, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें आगे जल्दी जल्दी और बताइए कितना आएगा, ठीक है। चलो तब तक इधर साइड का मिटा लेते हैं, तब तक आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं मिटा के साफ़ करता हूँ बोर्ड। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करो आप लोग जल्दी से, बताओ कितना आएगा। सॉल्व हुआ कुछ? हाँ या ना तो बोलो, यस सर, नो सर, कुछ तो बोल दिया करो कमेंट में। क्या तो सर हम आलसी हैं। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब इसको हमें करना है सॉल्व। क्या सिचुएशन आएगी बताओ। पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। I = कितना है? E1 - V/R1 प्लस E2 - V/R2। चलो अब इसको सॉल्व करो, बताओ क्या सिचुएशन आएगी। देखो हमें इक्वेशन का फॉर्मेट क्या चाहिए? V = E - IR, इस तरह का हमें फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी से तो हम इसको कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या? फाइनली V। क्या चाहिए? V। तो V यहाँ पे आप कैलकुलेट करें, कैसे करें? चलो बताओ कैसे करें। काम करते हैं, इसका अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो हो जाएगा I = E1/R1 - V/R1 और यहाँ पे प्लस E2/R2 माइनस का V/R2। ऐसा हो जाएगा बच्चों, ओके। अब यहाँ पे आप देखो इन दोनों को, इसको उठाओ इधर लेके आओ, I को उठाओ इधर लेके आओ, सब उठा के इधर लेके आए। तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का V/R1, ये भी हो जाएगा प्लस का V/R2 = ये तो रहेगा एज इट इज़, सेम टू सेम। अरे वाह सर, अंग्रेजी। और -I। कुछ फॉर्मेट देखो पहुंच गए उसी टाइप का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ से आप V को कॉमन कर सकते हो, तो 1/R1 प्लस 1/R2 आएगा = क्या हो जाएगा? E1/R1 प्लस E2/R2 और माइनस का I। इस चीज़ को उठा के आप पूरे का इधर डिवाइड पेलना दो, कर दो। इसका डिवाइड आप यहाँ पे कर दो, ठीक है, इसका डिवाइड आप यहाँ पे कर दो। देखो जोश में इधर उधर निकल जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। जैसे एक वीडियो डला है यूट्यूब पे, आप कभी अगर देखना चाहे तो देखना। एक इंटरव्यू डला है किसी महान हस्ती का, तो ऐसे शब्द बोल देता उल्टे सीधे और फिर कहता है अरे वो गलती से इधर उधर निकल जाता है, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? V = E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ भाई, इस पूरी चीज़ में मैंने डिवाइड किया इसका, अब इस पूरे में अपन डिवाइड करेंगे इसका। तो -I अपॉन क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सुनना, I और इनटू में 1 अपॉन करके लिख सकते हैं ना। अरे यार I बन जाए, टेबल तो इतनी आती है। अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये नीचे कैप्चर हो रहा है क्या इतना? तो क्या हो जाएगा? V = E - I × R। अब आप इस इक्वेशन को इन दोनों को आपस में कंपेयर करें और बताएं कि कितना आया नेट EMF हमारा, कितना आया नेट EMF हमारा, बताओ कितना आएगा। देखो कंपेयर करें तो E की वैल्यू तो पूरी ये आ गई निकल के, देखो वो लिखा है, यही तो है, पहले ही बता दिया था फॉर्मूला। देखो तो E जो आएगा वो कितना आ जाएगा?
E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस प्लस 1 अपॉन R2। ये आ जाएगा, देखो पूरा वही आ रहा है, डिट्टो। ठीक है, ये तो आया नेट EMF हमारा इक्विवेलेंट। अब अगर हमें R इक्विवेलेंट चाहिए तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, देखना थोड़ा गौर से। आप इस चीज़ को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे R की वैल्यू पूरी ये निकल के आएगी, देख लो आएगी कि नहीं। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो 1 अपॉन करके आएगा ना बच्चों, लाइक दिस, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये आ जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट और ये आ जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट। बताओ, तो ये सिस्टम था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन ये सिस्टम हमारा सिर्फ तब चलेगा जब सेल्स के EMF अलग अलग हो। हर सेल का EMF E1 E2 E3 ऐसे करके हो। अगर मान लो n सेल्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में और सबका EMF सेम है, फिर आप क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। इतना नोट तो हो ही गया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो भाई देखते हैं। इफ m cells of EMF E of m cells each of EMF E each of EMF E, ठीक है, are connected in parallel। अब क्या होगा इन पैरेलल? अब क्या होगा बताओ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार। क्या होना क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जब सबके EMF सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम। निकालते हैं, चाहने वाले बहुत हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको क्या होता है। अब इसमें सिचुएशन क्या आती है हमारे पास बच्चों? होगा क्या, आप इसमें रखें तो हमें पता है कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू ऐसे अप टू सबको E मान लेते हैं। इसी तरह से R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R मान लेते हैं। ठीक है, रखो तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? रखो E अपॉन R प्लस E अपॉन R प्लस E अपॉन R प्लस M टाइम्स होगा अपॉन में कितना आएगा? 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस ये भी M टाइम्स आएगा। अब क्या होगा? E अपॉन R E अपॉन R E अपॉन R E अपॉन R M टाइम्स M E अपॉन R नहीं हो जाएगा? अपॉन ये 1 अपॉन R 1 अपॉन R, जैसे 1 अपॉन R 1 अपॉन R 2 बार जोड़ो तो 2 अपॉन R, 4 बार जोड़ो तो 4 अपॉन R, 10 बार जोड़ो 10 अपॉन R, M बार जोड़ो तो M अपॉन R। M अपॉन R से M अपॉन R कैंसिल, बचा क्या है? E। लो जी, ये क्या हो गया? ये सर आपने क्या कर दिया? ये क्या हो गया? ये बिल्कुल सही हुआ है बच्चों, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। क्यों? सुनो, होता क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपको इतना तो पता है। चलो रेजिस्टर से कंपेयर करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या सिचुएशन होती है? वहाँ पे वोल्टेज सब पे सेम रहता है, 10 10 10 10 10 है, तो उनका इक्विवेलेंट भी आप निकालेंगे तो 10 ही रहेगा। इसीलिए तो ये E आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 100 सेल्स लगी हों, लेकिन कंडीशन बस ये है कि सबके EMF सेम होने चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए। तो आप उनका इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे तो कितना आएगा? एक जितना है उतना ही आएगा, नया ही हो रहेगा बस। चलो भाई, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपके पास मान के चलो कि 100 सेल्स हैं, 100 सेल्स में अगर मान के चले सबका EMF 10 वोल्ट है, कितना है? 10 ये क्या होता है? 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। तो EMF आप इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो 10 वोल्ट ही रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ गए आ गई अच्छे से? ओके, अब हम बात करते हैं जो आज का लास्ट है हमारा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बस 5 मिनट टाइम आपसे और लूँगा बच्चों, ठीक है, और अपना ये टॉपिक हो गया ख़त्म। चलो इसको मिटाते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या होता है। वो तो बहुत सिंपल सा है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब अपन सीरीज़ और पैरेलल पढ़ चुके हैं तो मिक्स्ड वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड वाला है हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग।
मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा। चलो देखते हैं, बड़ा बनाए। ये देख रहे हो ना आप लोग, ये सब सीरीज में है बच्चों। n सेल्स कितने लगे हैं, n सेल्स, इस तरह से सब सीरीज में है, सब सीरीज में है। कैसे हैं, n सेल्स सब सीरीज में है, इस तरह से, ठीक है। सब सीरीज में है n सेल्स। अब क्या करना क्या है भाई, ये आपस में सीरीज, ये आपस में सीरीज, ये आपस में सीरीज, ये तो सब पैरेलल है ना आपस में, तो यही तो होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। चलो ई आर 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 ई आर, ठीक है। बताओ अगर इस ब्रांच की आप बात करें, सिर्फ इस ब्रांच की, इस ब्रांच का नेट ईएमएफ कितना आएगा, एन ई आएगा। और ये ऐसे पैरेलल में लगे कितने टाइम्स हैं, एम टाइम्स, एम टाइम्स 1 2 3 4 5 100 200 एम, ठीक है, ऐसे लगे हैं। इसका कितना आएगा, कितना आएगा, एन ई। इसका कितना आएगा, एन ई। इसका कितना आएगा, एन ई। इसका कितना आएगा, एन ई। इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। चलो इस टाइप का बनेगा m टाइम्स, हाँ या ना, बनेगा एन ई एन ई एन ई। रेजिस्टेंस बताओ, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन टाइम्स एन आर, कितना होगा, एन आर। इधर भी एन आर, इधर भी एन आर। अब इन सब का ईएमएफ अगर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट, बताओ क्या होगा, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में सेम रहता है। कैसा रहता है, सेम। अभी मैंने बताया था 100 सेल्स लगे हों, सबका ईएमएफ सेम हो, तो इक्विवेलेंट भी वही रहेगा। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा बच्चों, एन ई। कितना हो जाएगा, एन ई। लेकिन बात आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब ये पैरेलल में है ना यार, दो लगे होते पैरेलल में, एक एन आर का एक एन आर का, दो है तो कितना हो जाता, एन आर बाई 2। 3 होते तो एन आर बाई 3, 4 होते तो एन आर बाई 4, 50 होते तो एन आर बाई 50, एम है तो एन आर बाई एम, बस एन आर बाई एम। और आप अगर यहाँ पे मान के चलें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड होता, फिर क्या करते, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या होता, सीरीज में जुड़ता ना यार। तो टोटल करंट अगर आप फाइंड करते तो नेट ईएमएफ लिखते कितना, एन ई, क्या लिखते, एन ई अपॉन, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता फिर, आर प्लस एन आर बाई एम हो जाता। तो ये हमारी आ जाती सर्किट में कितनी करंट, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कैपिटल आर है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रहा है, तो इतनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये ऊपर चला शायद इस टाइप से। अब ठीक है बच्चों, चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लगता है कि आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा लाइक करो यार, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि देखते हो मेहनत तो होती है यार, मेहनत लगती है, आप लोग के लिए ही हो रहा है सब, ठीक है। चलो ख्याल रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।